गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्काई रूट्स विक्रम वन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है क्योंकि हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम वन, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है, उसे लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। जो है उसे प्लेस कर दिया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसका नाम रखा गया था मिशन आगमन, और ये इंडिया की जो है एक इमरजेंस दिखा रहा है, थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, जिसमें कि एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिपेंडेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया है ऑर्बिटल लॉन्च। तो विक्रम वन एक 22 मीटर 3 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। ये मिशन जो है इसका नाम रखा गया आगमन, और ये वैलिडेट कर रहा है कि रॉकेट की जो एबिलिटी है फुल ऑर्बिटल फ्लाइट को अचीव करने की। इंडिया ने सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया है, मतलब यूएस और चाइना को बेसिकली, जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है उनके पास ऑर्बिटल लॉन्च की एबिलिटी आ चुकी है। तो अगर हम इसकी विक्रम वन की हाइलाइट्स देखें, 350 केजी का जो है ये पेलोड लेके जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, और इसका पूरा जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है वो कार्बन से बना है। 3D प्रिंटेड इंजन हैं, हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स हैं, और इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम्स लगे हैं। ठीक है, अब इस लॉन्च व्हीकल को वैलिडेट करने के अलावा इसने कई एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स भी जो है वो वहाँ पर लेकर गया है। रॉकेट जो है वो रोबोटिक आर्म से भी जो है वो इक्विप्ड है, जो कि असिस्ट कर सकते हैं फ्यूचर स्पेस डेब्री रिमूवल मिशंस। अब अगर हम स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में देखें, 2018 में ये फाउंड हुई थी। स्काई रूट जो है वो लिबरलाइजेशन जब हुई इंडिया के स्पेस सेक्टर, उससे इमर्ज हुई है। इंडिया का जो फर्स्ट यूनिकॉर्न है ये स्पेस सेक्टर पे, और इससे पहले इन्होंने विक्रम एस भी लॉन्च किया था 2022 में, जो एक सब ऑर्बिटल मिशन था जिसने डिमॉन्स्ट्रेट की लॉन्च कैपेबिलिटी, लेकिन ऑर्बिट नहीं अचीव किया था उस टाइम। विक्रम वन जो है इसने ये ट्रांजिशन कंप्लीट किया है और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हम ऑपरेशनल ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी भी रखते हैं। अब ये सक्सेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है इसरो को लॉन्च सर्विसेज में, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट में, कमर्शियल मिशंस में। ये मिशन वैलिडेट कर रहा है पॉलिसी रिफॉर्म्स जो कि 2020 के बाद इनिशिएट किए गए हैं, जैसे कि ओपनिंग द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन, फिर इन स्पेस बनाया गया, कमर्शलाइजेशन की गई स्पेस सेक्टर की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू। अब हम चैलेंजेस क्या हैं? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, और विक्रम वन जो है वो इवन इंडिया में भी इसरो का जो SSLV और PSLV से कंपटीशन फेस कर रहा है। लॉन्च सर्विसेज जो है कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, कंपैरेटिवली इसमें लो मार्जिन होता है, कई बार इसकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। अब इंडिया के पास क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो लोअर मैन्युफैक्चरिंग और लेबर कॉस्ट है, एक्सेस है इसके पास जो प्राइवेट सेक्टर के पास इसरो के लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ का। इसीलिए इंडिया में जो है कमर्शियल इकोसिस्टम जो है इसका स्पेस बेस्ड वो बहुत एमर्ज हो चुका है, क्योंकि हमारे पास आ गए हैं पिक्सल, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस, और ये सब मिलकर जो है इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़ बना सकते हैं, जिसमें कि लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स, डाउनस्ट्रीम स्पेस सर्विसेज भी आ सकती हैं। अब स्काई रूट फैक्ट्री जो है वो 12 विक्रम वन रॉकेट्स हर साल बना सकता है, लेकिन याद रखो कि इवन इसरो भी जो है वो 12 स्मॉल सैटेलाइट्स पर ईयर लॉन्च नहीं करता। मतलब स्काई रूट को बाहर के या इंटरनेशनल कस्टमर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट डेटा ब्रीच। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने लीक कर दिए हैं डॉक्यूमेंट जो कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड हैं, और इससे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ के हमारे इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन फैसिलिटी है, और ये फ्लैगशिप इंडिया रशिया सब सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का पार्ट है। और ये एक रैंसमवेयर ग्रुप जिसका नाम है वर्ल्ड लीक्स, इन्होंने पब्लिश किए सेवरल इंटरनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द प्लांट ऑन डार्क वेब। ठीक है, अब रिपोर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हुए NPCIL ने क्लैरिफाई किया कि जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ नॉन क्रिटिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हैं। रिएक्टर आइलैंड जो है वो उससे बाहर हैं, ये मतलब कोई न्यूक्लियर सेफ्टी या रिएक्टर ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं। रिएक्टर आइलैंड बेसिकली वो हाईली सिक्योर्ड सेक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर और उससे एसोसिएटेड सेफ्टी सिस्टम्स लगे होते हैं, और उन्होंने इसलिए कहा कि इससे कोई रिएक्टर सेफ्टी को थ्रेट नहीं है। ये ब्रीच जो है, इससे मेमोरीज हमारी रिवाइव हो गई। 2019 का साइबर अटैक हुआ था जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। अब ये 2019 का जो इंसिडेंट था उसमें मालवेयर रिलेटेड डेटा जो है वो
प्लांट से एसोसिएटेड वायरस टोटल एक ऑनलाइन मैलवेयर स्कैनिंग प्लेटफॉर्म पर इमर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशंस जब की गई साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा तो डी ट्रैक मालवेयर जिसका लजारस ग्रुप एक नॉर्थ कोरिया बैक्ड हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके लिंक पाए गए। डी ट्रैक जो है वो सेम मालवेयर फैमिली से आ रहा था जो 2016 में साइबर अटैक किया गया था एक इंडियन प्राइवेट बैंक के एटीएम नेटवर्क पर, उसी को बिलोंग कर रहा था। अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि अटैकर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड थे इंडिया के थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम को जानने के लिए। अब ये अटैक जो है इनिशिएट किया गया था मालवेयर जो लिंक्स भेजे गए थे सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, उसके थ्रू ही जो है इसमें इंट्रूजन की गई थी। अब इसके बाद जो है इंडिया ने एयर गैप नेटवर्क्स को अडॉप्ट किया। एयर गैप नेटवर्क्स क्या होते हैं? बेसिकली हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एयर गैप नेटवर्क्स लगाए जाते हैं, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसको फिजिकली आइसोलेट किया जाता है अनसिक्योर्ड एक्सटर्नल नेटवर्क्स के साथ, इंक्लूडिंग इवन पब्लिक इंटरनेट। अब इस फिजिकल सेपरेशन से जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं साइबर इंट्रूजन्स क्रिटिकल ऑपरेशनल सिस्टम्स में। अब एयर गैपिंग जो है एक इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी फुल प्रूफ तो नहीं है। मैलवेयर फिर भी जा सकता है इन्फेक्टेड यूएसबी डिवाइसेस से, कॉम्प्रोमाइज मेंटेनेंस इक्विपमेंट से, इनसाइडर थ्रेट से या फिशिंग अटैक से, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों इंपॉर्टेंस है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है कंट्री के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और अनलाइक कन्वेंशनल अटैक्स, साइबर अटैक्स जो सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस या डेटा थेफ्ट करना चाहते हैं, जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये तो सेंसिटिव साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन स्टील करना चाहता है, कंडक्ट करना चाहता है स्ट्रेटजिक एस्पियोनाज, डिसरप्ट करना चाहता है ऑपरेशनल सिस्टम्स, अंडरमाइन करना चाहता है पब्लिक कॉन्फिडेंस न्यूक्लियर सेफ्टी में। अब हमने कई तरह के मेजर्स भी लिए हैं, जैसे सर्ट इन बनाया है, NCIPC बनाया है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, एयर गैप ऑपरेशनल नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विश्वास 2026, टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो EPFO ने रिसेंटली विश्वास 2026 लॉन्च किया है, जो कि एक वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव है फैसिलिटेट करने का एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसमें कि जो डैमेजेस या पेनल्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो एम्प्लॉयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने एलिजिबल केसेस सेटल करवा सकें एक ट्रांसपेरेंट, फुली डिजिटल और टाइम बाउंड प्रोसेस के साथ। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है उस ऑब्जेक्टिव से कि वॉलंटरी कंप्लायंस प्रमोट हो, रिड्यूस हो लिटिगेशन और स्पीडी रेजोल्यूशन हो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स का। एलिजिबल एम्प्लॉयर्स जो हैं जो अपने पेंडिंग डिस्प्यूट्स जो है वो EPFO के एम्प्लॉयर पोर्टल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स को ये भी बताना पड़ेगा कि कोई इसके बाद हम फर्दर अपील नहीं करेंगे अगर एक बार डिस्प्यूट अगर सेटल हो जाएगा इस स्कीम में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉस स्कैम, टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी ने रिसेंटली रेगुलेटेड एंटिटीज़ और लिस्टेड फर्म्स को एक बॉस स्कैम के अगेंस्ट जो है वो वार्न किया है। बॉस स्कैम क्या होता है? एक बेसिकली साइबर फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉडस्टर्स जो हैं CEO या MD बनकर या बाकी के सीनियर ऑफिशियल्स बनकर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स को कहते हैं कि फंड्स ट्रांसफ़र करो हमें। तो फ्रॉडस्टर्स बेसिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी, AI जनरेटेड वॉइस, फेक वीडियो कॉल्स, फेक सोशल मीडिया ग्रुप्स ये बनाकर टॉप एग्जीक्यूटिव्स बनने की कोशिश करते हैं और फाइनेंस ऑफिशियल्स को उसके बाद कहते हैं कि हमारे स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। तो कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं और फिर जो है उसके थ्रू मैसेजेस करते हैं कॉन्टैक्ट्स को और जो फाइनेंस एम्प्लॉयज़ के, और फिर उनको कहते हैं पैसा जो है वो हमें सेंड करो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात जो है वो इंडिया की मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट आई है नीति आयोग के फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में। उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आए हैं। तो ये IFI क्या है, नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया है। इसमें असेस किया जा रहा है कि कितना अच्छा इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट्स। इसमें 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया जा रहा है। फ्रेमवर्क जो है इसमें 84 इंडिकेटर्स हैं। 100 पॉइंट स्केल पर ये इंडेक्स मेजर कर रहा है। हर स्टेट का डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट पर मेजर किया जाता है और प्राइमरी सर्विस और पब्लिकली अवेलेबल डेटा पर के बेस पर इसको रैंकिंग दी जा रही है। अब अगर हम हाइलाइट्स देखें, 5 स्टेट्स जो है वो टॉप परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा। जो लार्ज स्टेट्स हैं उसमें गुजरात का फर्स्ट रैंक है, हिली स्टेट्स में उत्तराखंड का फर्स्ट रैंक है, सिटी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में गोवा जो है वो टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ अपॉइंट किया है।
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो स्टेचुटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। 1978 में गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाया था माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। 1992 में एक एक्ट पास करके इसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया। अब इसके रिस्पॉन्सिबल है एडवाइस करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया। शुरू में सिर्फ 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियंस, लेकिन बाद में 2014 में जैन्स को भी नोटिफाई कर दिया गया है एज अनदर माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब ये कमीशन जो होता है इसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर जो है वो 3 साल के पीरियड के लिए जो है ऑफिस होल्ड करता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। अब इसका फंक्शंस अगर हम देखें तो प्रोग्रेस जो है ये इवेल्युएट करता है डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, मॉनिटर करता है वर्किंग ऑफ सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, ओके, रिकमेंडेशंस देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइको। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। 29 कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शंघाई में हेडक्वार्टर्ड होगी। इसको पहले चाइना ने प्रपोज किया था 2025 में, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल जो है वो हो सके ग्लोबल गवर्नेंस ऑन एआई पर। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्पस जो है यूएन चार्टर का उसके अपहोल्ड करेगी। याद रखो इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India Skyroot's Vikram 1. This topic is important for your science and tech section. So India has achieved a historic milestone because a Hyderabad-based Skyroot Aerospace Vikram 1 became country's first privately built rocket to successfully place payloads into low Earth orbit. And this has been named as Mission Agaman, which is basically marking India's emergence as a third country after US and China, where a private company has independently demonstrated orbital launch. So Vikram 1 is a 22-meter 3-stage orbital launch vehicle, and this mission has been titled Agaman so as to validate the rocket's ability to achieve full orbital flight. So India has joined the select group of nations, of course China and US, where private enterprises possess orbital launch capability. So this Vikram 1 can have up to 350 kg of payload, can place up to 350 kg of payload to low Earth orbit. All the rocket carbon, all the rocket has been built using all carbon composite structure, 3D printed engines. So Vikram 1 also carried several experimental payloads with itself, and this rocket is equipped with robotic arms which will be capable of assisting future space debris removal missions also. So if we look at Skyroot Aerospace, it was founded in 2018 after India liberalized its space sector. It became first unicorn in the space sector. Earlier, it launched Vikram S, which was a suborbital mission that demonstrated launch capability, but it did not achieve orbit. Vikram 1 represents that transition. It demonstrated operational demonstration. It demonstrated. Vikram 1 represents the transition from demonstration to now operational orbital launch capability. So this success demonstrates that India's private sector can now complement ISRO in launch services, satellite deployment, and commercial missions. This mission is also validating policy reforms initiated after 2020 by the government, whereby the space sector was opened for private participation, in space was established, commercialization was promoted through New Space India Limited. But we have challenges also. Small satellite launch market has become highly competitive. Vikram 1 will also compete with ISRO's SSLV and PSLV, and launch services are also capital intensive. They have comparatively low margin, and they are subject to increasing compliance costs and even regulatory obligations. But we have still competitive advantages here. We have lower manufacturing and labor costs, access to ISRO's launch infrastructure and expertise. Therefore, several commercial space startups have emerged in India: Pixel, Bellatrix Aerospace, Dhruva Space. Together, they can build integrated capabilities spanning launch vehicles, satellites, and downstream space services. So, Skyroot factory is capable of producing 12 Vikram 1 rockets per year, but even ISRO does not launch 12 small satellites a year today. In other words, Skyroot will have to find and secure international customers to sustain. So, the next topic is Kudankulam nuclear power plant data breach. This topic is important for your
Security section. So, a ransomware group named World Leaks has allegedly leaked documents related to the Kudankulam nuclear power plant. It has reignited concerns over cybersecurity vulnerabilities in India's critical infrastructure. So, Kudankulam nuclear power plant, you know that it is located in Tirunelveli district of Tamil Nadu, and it is India's largest nuclear power generation facility, and it's a flagship Indo-Russian civil nuclear project. So, recently, a ransomware group known as World Leaks published several internal documents related to this plant on the dark web. So NPCIL clarified that the leaked documents pertain only to non-critical facilities and they are located outside the reactor island and they did not compromise nuclear safety or reactor operations. So basically, reactor island is the highly secured section of a nuclear power plant which houses the particular nuclear reactor and associated safety systems. NPCIL maintained that there was no threat to nuclear safety. Okay, this breach has also revived memories of 2019 cyber attack on the Kudankulam nuclear power plant. In the year 2019, a malware-related data associated with the plant appeared on VirusTotal, which is an online malware scanning platform. Later on, investigations found that there was intrusion to D-Track malware, which has been linked to Lazarus Group, which is a North Korea-backed hacking group. Okay, so D-Track belonged to the same malware family, which was responsible for the 2016 cyber attack on an Indian private bank. Okay, so cybersecurity researchers suggested that attackers were interested in obtaining information related to India's thorium-based nuclear power program. So attackers also initiated this attack through malware-laced links which were sent to senior nuclear scientists, including the retired ones. So the next topic is what is air gap networks here? So high security facilities like nuclear power plants, they generally operate using air gap networks, and an air gap network is basically a computer network where the computer network is physically isolated from unsecured external networks, including the public internet, and this physical separation reduces the risk of remote cyber intrusions into critical operational systems. So air gapping provides an important layer of protection, but it is still not foolproof. Malware can still enter through infected USB devices, compromised maintenance equipment, insider threats, or even phishing attacks. So nuclear facilities form part of country's critical information infrastructure, and unlike conventional cyber attacks, which primarily target financial losses or data theft, attacks on nuclear infrastructure may attempt to steal sensitive scientific and engineering information, strategic espionage, disrupt operational systems, and even undermine public confidence in nuclear safety. So to strengthen cybersecurity, we have taken several initiatives, like we have established CERT in NCIIPC, National Cybersecurity Policy, and we are also adopting air-gapped operational networks so as to have enhanced access control systems in sensitive installations. So the next topic is Vishwas 2026. This topic is important for your governance section. So EPFO has recently launched Vishwas 2026, which is a one-time dispute resolution initiative to facilitate amicable settlement of disputes relating to levy of damages and penalty-related disputes. So this will provide employers with an opportunity to settle eligible cases through a transparent, fully digital and time-bound process. And it has been introduced with the objective of promoting voluntary compliance, reducing litigation, and enabling speedy resolution of pending disputes. Okay, eligible employers with pending disputes can apply through the EPFO portal, and applicants will have to give an undertaking that no further appeal will be pursued in respect of the disputes which will be settled under this scheme. So the next topic is boss scam. This topic is important for your economy section. SEBI has recently cautioned regulated entities and listed firms against a boss scam, which is basically an emerging cyber fraud where fraudsters impersonate themselves as CEOs, MDs, or other senior officials so as to trick the finance executives into transferring funds. Fraudsters use deepfake technology. Finance officials are then instructed to transfer money to a specified bank account. Another method involves sending compressed zip files containing malicious executable programs, and once opened, these files can compromise systems and hijack the active WhatsApp sessions. Then fraudsters are asked through contact accounts of WhatsApp account or finance employees, and they are told to make immediate payments to the specified bank accounts. Okay. So the next topic is Investment Friendliness Index 2026. This topic is important for economy and governance section. Gujarat has emerged as India's most investment-friendly state in Niti Aayog's first ever Investment Friendliness Index 2026, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. So IFI is country's first
index released by Niti Aayog. It is basically assessing how well Indian states and union territories are positioned to attract investments. It covers all 28 states and union territories, and this framework comprises of 84 indicators. It uses a 100-point scale. Each state has scored on different aspects using a mix of primary surveys and publicly available data. So, what are the highlights of this index? 5 states have been identified as top performers: Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Goa, and Odisha. Among the large states, Gujarat has secured the first rank. Among the hilly states, Uttarakhand has emerged as the highest ranking state. Among the city states and union territories, Goa secured the top position, followed by Delhi and Chandigarh. So the next topic is National Commission for Minorities. This topic is important for a polity section. Centre has appointed Harjeet Singh Grewal as the chairperson of the National Commission for Minorities. So it's a statutory body under the Ministry of Minority Affairs. In 1978, the government set up the Minorities Commission to safeguard interest of minorities, and after the 1992 Act, it became a statutory body. It is responsible for advising the central and state governments on matters related to the welfare and development of minority communities in India. So India initially had 5 religious communities as minority communities, that is Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Zoroastrians. But after 2014, Jains were also notified as another minority community. So this commission consists of chairperson, vice chairperson, and 5 members. Each member holds office for a period of 3 years or from the date of entering the office. So the main functions of the commission include evaluating the progress of development of minorities into the union and states, monitoring the working by the safeguard of the safeguards for minorities, and make recommendations for the same. So the next topic is WICO. This topic is important for economy section. So 29 countries have recently signed an agreement in Shanghai to set up the World Artificial Intelligence Cooperation Organization. It is an independent intergovernmental international organization headquartered in Shanghai. It was first proposed by China in July 2025, and it aims to promote international cooperation and global governance on AI. So this organization will uphold the purposes of UN Charter. And remember that India is not a member of it as of now. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.